हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सबका खुद का चैनल पलक द किचन पे। भले ही चैनल मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मेरा काम बस वीडियो डालने तक है। बस उसका आगे का काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो और बिल्कुल अपने चैनल जैसा मेरे चैनल को प्यार करते हो। इसलिए आज से ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप सभी के नाम। लेकिन जो लोग इस चैनल में नए आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी फैमिली में एक बार के लिए जुड़ के देखना। चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वोइंग लुहान के साथ जिनलिन थाई में चला आता है और यहाँ की एक कंपनी में दोनों को जॉब भी मिल जाता है और यहाँ पे विंग को अच्छी खासी सैलरी भी मिल रहा था। विंग मेहनती था पहले से ही, जिसकी वजह से विंग के काम को सभी लोग पसंद करते थे और विंग देखते ही देखते उस कंपनी में अपना एक परमानेंट पोजीशन पा लेता है। मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर विंग और लुहान दोनों का ही प्रमोशन हो गया था और अब दोनों ही इंटर्न से सीनियर लेवल पर आ चुके थे। विंग वहाँ पे अपनी शिफ्टिंग को कंप्लीट करके अपनी शिफ्टिंग के बाहर कुछ ओवर टाइम भी करता था उसी कंपनी में, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता था, जिसे वो अपना पॉकेट मनी निकाल लेता था और बाकी पैसे वो अपने फैमिली को भेजता था। यहाँ तक कि उसने तो अभी आने वाले यूनिक के कॉन्सर्ट के लिए कुछ पैसे बचा कर भी रख रहा था, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी वांग जी और उसके बैंड के किसी भी मेंबर अगर जिनलिन थाई में आए कॉन्सर्ट करने के लिए, तो विंग को उस कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने के लिए किसी से पैसे मांगना ना पड़े। विंग की ज़िंदगी अब बहुत ही अच्छा कट रहा था। भले ही वो अपने फैमिली से दूर था, लेकिन बहुत ही खुश था। उसे वो फ्रीडम मिल गया था जो फ्रीडम विंग चाहता था और साथ ही साथ विंग को अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा था। विंग को अपनी लाइफ से इससे बेहतर और कुछ भी नहीं चाहिए था। विंग इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ विंग की फैमिली अभी तक विंग के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग के लिए उन लोगों को कोई सूटेबल अल्फा नहीं मिल रहा था। विंग को अब अपनी कंपनी में काम करते हुए पूरे 1 साल हो जाता है। अब विंग सोचता है कि वो दूसरे कंपनी में ट्राई करेगा, क्योंकि भले ही उसके पास विलेज में कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये सिटी है और यहाँ पे विंग के पास लाखों हज़ारों ऑप्शंस थे। इन 1 सालों में विंग ने अपने छोटे बड़े सभी सपने को पूरा कर लिया था, जितना वो पूरा कर सकता था। उसने अपने घर पे वो सारी चीज़ भेजी जो वो पहले से ही भेजना चाहता था खुद के पैसों से। उसके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन उनको को पैसा तो मिल रहा था ना। और अगर इस ज़माने में देखा जाए तो पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विंग 4 से 5 कंपनी में इंटरव्यू दे चुका था इस 1 हफ्ते में। विंग को सभी जगह 1 हफ्ते के लिए रुकने के लिए बोला गया था, क्योंकि उन लोगों के पास वैकेंसी तो था, लेकिन कुछ दिन बाद वैकेंसी छोड़ने वाले थे। लेकिन विंग और लुहान पहले से ही कुछ कंपनी में सिलेक्टेड था, जिनमें से उन्हें कहा गया था कि वो 1 हफ्ते बाद ज्वाइन कर सकता है। लेकिन विंग अपना पुराने वाला जॉब को अभी भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही आपके पास जितने भी ऑप्शंस हो, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ में सिक्योरिटी नहीं पा लेते हो, तब तक आप उस काम को नहीं छोड़ सकते। वरना क्या होगा, अगर उस दूसरे कंपनी में विंग को ज्वाइनिंग के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया हो, तो विंग किसी भी तरफ से रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो अपने पुराने वाले जॉब को ही कर रहा था और उस जॉब विंग के लिए कोई मुश्किल भी नहीं था, वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन विंग उससे बेटर चाहता था। एक दिन विंग अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था कि तभी अचानक एक पोस्ट पर विंग की आंखें जाकर थम जाता है। विंग बार बार उस पोस्ट को देखने लग जाता है, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ फेक है, लोगों ने ऐसे ही पैसों के लिए, कुछ चंद व्यूज़ के लिए कुछ भी बनाकर छोड़ दिया हो। जिसके बाद विंग गूगल में सर्च करता है और बाकी सभी ऐप्स पर जाके देखता है कि हाँ, ये सही था। विंग को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। विंग अपना फ़ोन को बाजू में रखकर चिल्ला के उठा। वो खुशी से झूम रहा था, डांस कर रहा था, गा रहा था। विंग ने सपने में बहुत बार सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन जब ये सच में हो रहा था तो विंग को कुछ अलग ही फीलिंग्स महसूस हो रहा था, मानो कि वो अपनी खुशी को किसी से कहकर बयां नहीं कर सकता था। विंग फिर उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करता है और अपने फ़ोन के नोटपैड में सभी डिटेल्स को नोट डाउन करके रखता है। विंग ने छोटे से छोटे डिटेल्स का भी ध्यान रखा था और विंग एक लेटर लिखता है और अपनी कंपनी में सबमिट कर देता है कि उसे अगले हफ्ते सैटरडे और संडे दोनों दिन छुट्टी चाहिए था और अपने हॉलीडे को अप्रूव होने के लिए विंग वेट कर रहा था। फ्राइडे को अपनी कंपनी में अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद विंग अपना बैग पैक करता है और अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ता है। विंग ने लुहान को भी उसके साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन लुहान ने कहा था कि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए विंग अकेला ही निकल पड़ा था। 4 घंटे बाद विंग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। उसने देखा कि वहाँ सिर्फ विंग अकेला ही नहीं था। विंग की तरफ कई सारे लोग थे, तकरीबन 1000 लोगों के आसपास था, जो कि उसी एरिया के बाहर भीड़ लगाए खड़ा हुआ था। कोई कोई बैठा हुआ था, फिर कोई कोई अपने काम को शांति से बैठ के कर रहा था। विंग अपने मन में सोचता है कि बस कुछ ही घंटे और उसके बाद विंग उस इंसान को देखने वाला है, जिस इंसान को देखने के लिए विंग इतने सालों से तड़प रहा था, जिसको सिर्फ विंग ने सपने में ही देखते हुआ आया था। विंग ने तो कभी भी शायद अपने आप पर भी यकीन नहीं किया होगा कि वो उसे सामने से देख पाएगा। बस सिर्फ इस रात का गुजरने का इंतज़ार। उसके बाद सुबह के 2-4 घंटे उसके बाद फाइनली वो लान वांग जी से मिल पाता, उसको देख पाता, उसका कंसर्ट अटेंड कर पाता। इस वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग और कहीं नहीं, लान वांग जी के कॉन्सर्ट में आया था। सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी ही नहीं, उसका पूरा बैंड यूनिक का कॉन्सर्ट था। विंग को उस दिन स्क्रॉल करते करते पता चला था कि यूनिक बैंड जिनलिन थाई में एक कॉन्सर्ट प्लान कर रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
मतलब कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, ऑफ कोर्स उसे अंदर स्टेडियम में जाने के लिए टिकट परचेज करना पड़ेगा, लेकिन उनका कॉन्सर्ट फ्री में था। विंग तुरंत उस बुकिंग लाइन में जाता है और टिकट को परचेज करने लगता है, लेकिन पहले पहले तो विंग को टिकट नहीं मिल पाता, लेकिन विंग कम से कम 2 घंटे तक लगा रहा, जिसके बाद विंग को फाइनली लास्ट के रॉ की सीट मिल गया था। विंग इसी में बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन उसके बाद विंग को चाहिए था कि वो वहाँ एक होटल बुक करे। विंग जब होटल बुक करने के लिए जाता है तब विंग देखता है कि आसपास के सारे होटल बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए थे और सभी होटल ऑलरेडी बुक्ड थे। सभी यूनिकन के अंदर यूनिक का क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि जब सबको पता चला कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सर्ट होने वाला है, तब बाहर से या फिर कहीं कहीं विदेश से भी लोग आए और तुरंत सारी होटल्स को बुकिंग कर लिया गया। और इस मौके पे होटल वालों ने भी अपना रूम कम से कम 100 गुना महंगा कर दिया। एक पल के लिए वहाँ जाकर विंग का आँख पूरा बड़े बड़े हो गया था, लेकिन फिर विंग ने सोच लिया कि एक ही तो रात का सवाल है और विंग वहाँ स्टेडियम के बाहर ही रहना मैनेज कर लेगा। पहले पहले तो विंग को डर लगा कि वो एक ओमेगा है और वो ऐसे कैसे बाहर रह सकता है, लेकिन फिर बाद में विंग ने सोचा कि वो अकेला ओमेगा नहीं होगा जो वहाँ होगा, वहाँ कई सारे लोग होंगे और वैसे भी जिनलिन ताई सारे ओमेगा और लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेस था। विंग ने तो लुहान को भी अपने साथ जाने के लिए कहा था, लेकिन पहले तो लुहान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दूसरी बात लुहान इतना पैसा खर्च करके वहाँ जाना भी नहीं चाहता था और विंग किसी भी वजह से अपने इस मौके का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही निकल पड़ा था। विंग अपने साथ बैठने की खाने की सभी चीज़ें पैक करके लाया था। वो पास ही के एक खुली जगह को चुनता है और वहाँ पे अपना एक मैट बिछाकर वो वहाँ पे सो जाता है, अपने बैग के ऊपर सिर रख के। विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसके ऊपर नज़र रखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि विंग को ऐसा हर बार लगता है, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था। और अगर इस बार हो भी जाता तो भी क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि विंग बाहर खुले में था और कोई भी उसके ऊपर नज़र दे सकता है, उसको देख सकता है, जिससे विंग कोई आपत्ति नहीं कर सकता था। देखते देखते रात बीत गया। रात में विंग को नींद ही नहीं आ रहा था, वो बस उसी खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था और अपने ऊपर आसमान को देख रहा था। आज आसमान कितना ज़्यादा सुंदर था, उससे ज़्यादा विंग के मूड बहुत ही ज़्यादा खुश और अच्छा था। विंग ने शायद इतनी खुशी का अपने लाइफ में कभी भी महसूस नहीं किया था, जितनी एक्साइटमेंट और खुशी वो आज महसूस कर रहा था। वो बार बार सोच रहा था बस चंद घंटों की देरी है, फिर वो अपने आइडल से मिलेगा। रात को जब विंग का आँख लग गया तब विंग को महसूस हुआ कि कोई उसके पास है और उसे घूर रहा है। विंग ने तुरंत आंखें खोल दिया, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। उसके आसे पास में बहुत सारे लोग सोए हुए थे जो कि विंग की तरह ही होटल अफोर्ड नहीं कर सकते थे और दिलो जान से कॉन्सर्ट अटेंड करना भी चाहते थे, इसलिए सब लोग पहले ही आ गए थे, क्योंकि कॉन्सर्ट के दिन उस इलाके में किसी का भी एंट्री बैन था। और देखते ही देखते सुबह हो जाता है और सारे यूनिकॉर्न उस ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे। किसी किसी का तो वीआईपी एंट्री था, जिन लोगों का वीआईपी एंट्री था वो पहले से ही एंटर कर चुके थे। और विंग थोड़ी सी पीछे जाता है और अपने ड्रेस को एक चट्टान के पीछे जाकर चेंज कर लेता है और एक अच्छा सा कपड़े वेयर करता है, जिसके बाद वो अपने टिकट को लेकर अंदर एंट्री कर जाता है। विंग के सीट सबसे पीछे था, इसलिए विंग जाके अपना सीट को ढूंढा और वहाँ जाके बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली अनाउंस हुआ कि यूनिक इंटर कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने सांसें थाम कर बैठे हुए थे। विंग का तो ऐसा लग रहा था कि उसके दिल ने अपने आप को लॉक कर लिया है। विंग किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर इतना एक्साइटमेंट काम कर रहा था कि वो अगर उसके पास उसका कोई दोस्त होता तो शायद उसका सिर ही खा जाता, लेकिन यहाँ विंग के जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से विंग चुप था। लेकिन जब उसने देखा कि बाकी यूनिकॉर्न सभी लोग हल्ला बोल रहे हैं और सभी लोग चीयर कर रहे हैं, तब विंग भी उसके साथ शामिल हो गया और विंग भी चिल्लाने लगा जोर जोर से। अब वो पल आ गया जब लान वांगजी अपने बैंड के साथ अंदर एंट्री कर रहा था। 5 यूनिक बॉयज़ की एंट्री सच में यूनिक था। ऑडिटोरियम में तकरीबन इतने सारे लोग था, लेकिन शायद किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि कब यूनिक मेंबर्स आ गए और ऊपर एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ था। धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म रस्सी के सहारे नीचे आने लगे और एक एक करके सभी यूनिक मेंबर्स अपना फेस रिवील किया। सभी लोगों ने मास्क पहने हुए था। एक एक करके सभी ने मास्क खोला। जब लान वांगजी की बारी आई तो विंग बिल्कुल दिल थाम कर बैठा हुआ था। लान वांगजी अपना मास्क खोला और फिर गाना गुनगुनाने लगा। उस बड़ी सी स्क्रीन पर लान वांगजी इतना बड़ा दिख रहा था। विंग ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नज़ारा, ऐसा सिनेरियो कभी भी इमेजिन ही नहीं किया था। देखते देखते 4 घंटे तक सो चला। इस पूरे शो के दौरान विंग ने बहुत इंजॉय किया, बहुत चीखा चिल्लाया। 4 घंटे बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया जाता है और 1 घंटे ब्रेक के बाद यूनिक मेंबर अब सभी अपने फॉर्मल ड्रेस में आ चुका था और आके एक रोमांटिक सा गाना गाता है। लान वांगजी बार बार किसी ऑडियंस की तरफ देख रहा था जो कि बार बार एक बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। सभी लोग चेयर करने लगते हैं और लान वांगजी को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। जैसे जैसे उनके गाने की बीट चल रहा था वैसे ऐसे सभी के हाथों में लाइट स्टिक हिल रहा था। पूरा स्टेडियम, पूरा ऑडिटोरियम अब ग्रीन ओशियन में बदल चुका था। विंग भी अपने साथ अपना लाइफ स्टिक हिला रहा था और गाने की ताल में ताल मिला रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो शायद हेवन में है। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसा भी दिन देखेगा कभी।
फाइनली देखते देखते कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। अब पूरा शाम हो चुका था। एक एक करके सभी लोग लाइन बनाकर एग्जिट करने लगते हैं। वहीं के पास रहने के लिए कोई होटल नहीं था और शाम हो चुका था। इस टाइम वो अपने हॉस्टल वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि सभी व्हीकल्स को ऑलरेडी फ्री बुकिंग कर लिया गया था और जो बचा था उसे उस इलाके में एंट्री नहीं था। अगर विंग को व्हीकल पकड़ना है तो उसे बहुत ही दूर अपने पैदल चलना पड़ता। इसीलिए विंग डिसाइड करता है कि आज भी वो वैसे ही शहर जाएगा जैसे कल रात को उसने रुक गया था। आज भी विंग नोटिस करता है कि सिर्फ विंग नहीं, विंग जैसे हजारों लोग वैसे ही अपना अपनी जगह बनाकर आराम करने लगा था। कुछ देर बाद विंग को अपने ब्लैडर एम्प्टी करने जाना था। विंग के पास थोड़ी दूरी में एक ओल्ड लेडी बैठी थी। विंग उसे कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप मेरे बैग को थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं? दरअसल मुझे वॉशरूम जाना है। वो लेडी कहती है कि ठीक है बेटा, तुम जाओ होके आओ, मैं तब तक तुम्हारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। विंग अपने बैगों को वहीं छोड़कर चला जाता है क्योंकि सभी लोग जाने से पहले लान वांगजी और यूनिक का बाहर इंतजार कर रहे थे, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा हो गया था। विंग सोचता है कि आसी-पासी में वो एक पब्लिक टॉयलेट देख के वहाँ अपना काम करके चला आएगा। वो वॉशरूम ढूंढने के लिए जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे एक एली की तरफ ले गया। विंग अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करे जा रहा था। कुछ देर विंग को घिसटते हुए लाने के बाद वो इंसान फाइनली एक जगह पर रुक गया। वहाँ विंग के आँख बड़ी बड़ी हो गया। डर से उसका स्पाइन तक काँप उठा क्योंकि वहाँ सिर्फ वो एक नहीं 3-4 अल्फा खड़े थे जो कि विंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लुक दे रहा था। विंग को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि आखिर उसके साथी की वैसा होना था। विंग तुरंत अपने आप को संभाल कर वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों अल्फा विंग को पकड़ लेते हैं और उसके शर्ट को खींचने की कोशिश करता है। विंग जोर जोर से चिल्लाता है कि बचाओ, मुझे कोई बचाओ, हेल्प प्लीज़। विंग के आंखों में आंसू था और उसे आज अपने सामने अपना लास्ट दिन दिख रहा था। विंग के सामने वो सारी इमेजिनेशन, सारे सिनेरियो आ रहा था जो वो इतने साल तक जीता आया हुआ है। वो कहते हैं ना कि मरने के टाइम पे आपको आपके लाइफ के सारे अच्छे और बुरे कर्म याद आते हैं। विंग भी अब अपने पेरेंट्स की बातों को याद कर रहा था और मन ही मन बचता रहा था। विंग अब अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्टिवनेस को समझ रहे थे जिसको वो आज तक अपने पेरेंट्स की मनमानी समझता हुआ आया था। विंग को अब महसूस हो रहा था कि उसके पेरेंट्स हर वक्त उसको लेकर प्रोटेक्टिव रहते थे और उसे ज़्यादा कहीं जाने नहीं देते थे। लास्ट विंग उस कॉन्सर्ट के बारे में याद करता है। भले ही विंग के साथ जो कुछ भी हो जाए आज, लेकिन विंग अपने यहाँ आने के डिसीजन पर कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा क्योंकि उसके लाइफ का एक आखिरी मोटो यही था कि उसे इस कॉन्सर्ट को अटेंड करना था। अब विंग अगर मौत भी आ जाए विंग के सामने तो विंग खुशी खुशी मर सकता है। विंग अपने आंखों को बंद कर लेता है और स्ट्रगल करना चालू रखता है। एक अल्फा विंग के हाथों को पीछे की तरफ पकड़ा हुआ था और दूसरी अल्फा विंग के शर्ट को खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उस अल्फा के गालों में एक घुसा पड़ा जो अल्फा विंग के शर्ट को खींचने की कोशिश कर रहा था और वो तुरंत जमीन पे गिर गया। विंग आंखें खोल के देखता है, वहाँ एक लड़का खड़ा था। शायद वो भी अल्फा ही था। दिखने में विंग से हाइट में बहुत ही ज़्यादा लंबा था और मास्क से अपने फेस को ढके हुए था। वो लड़का कहता है कि छोड़ दो उसे। विंग को ये वॉइस जाना पहचाना लगता है, लेकिन विंग को याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना है उसने ये वॉइस। लेकिन बाकी 3 अल्फा विंग को तो छोड़ने का नाम ही नहीं करते। ऊपर से जो अल्फा विंग के शर्ट को खींचने की कोशिश कर रहा था वो फिर से ज़मीन पर से उठ जाता है और उस अल्फा को मारने जाता है। विंग बस अपने आप को छुड़ाने की स्ट्रगल कर रहा था और ये सब कुछ अपने ब्लैंक आंखों से देख रहा था। विंग को एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ देर बाद विंग ने देखा कि वो अल्फा अकेले उस 3 अल्फा से नहीं लड़ पा रहा था। कहीं ना कहीं वो 3 अल्फा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। विंग को लगा कि शायद उसने ऐसे ही उम्मीद लगा लिया। विंग मन ही मन प्रे कर रहा था कि उसके लिए वो अल्फा जो उसका सेवियर बनकर आज आया था उसे कुछ ना हो। भले ही विंग को कुछ भी हो जाए लेकिन वो बच जाए। और शायद विंग के इस आखिरी टाइम में ऊपर वाले ने विंग का सुन भी लिया था क्योंकि तभी 4-5 लोग बहुत ही बड़े बड़े दिखने में हट्टे कट्टे लोग आता है और उन चारों अल्फा को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। जो लड़का अल्फा विंग को बचाने के लिए आया था वो विंग को उठाते हैं और उसे कहता है कि तुम ठीक हो। विंग हमें सिर हिलाता है, लेकिन तब भी वो लड़का विंग पर पूरा भड़क उठता है और उसे कहता है, आखिर तुम्हें यहाँ अकेले आने की क्या ज़रूरत था? तुम सोच भी सकते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या हो जाता अगर मैं तुम्हारा पीछा ना करता। तो तुम आज छोड़ो, मैं अपने मुंह से बोल तक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैं अपने कार्ड्स को तुम्हारे पीछे लगा के रखा था। वही पूरा हैरान हो गया, क्या 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 बोल रहे हो तुम मेरे पीछे? पर क्यों? वो लड़का कहता है कि बुद्धू, तुम अकेला ऐसे कैसे कहीं भी जा सकते हो? ये कह के वो विंग को तुरंत हक कर लेता है। विंग उस अल्फा से बहुत ही ज़्यादा हाइट में छोटा था। विंग उसके चेस्ट में समा जाता है और वो अल्फा विंग को और भी ज़्यादा टाइट से हक कर लेता है। विंग अपने आप को चुराने की कोशिश कर रहा था। विंग को लग रहा था कि क्या ये भी उन्हीं अल्फाओं की तरफ उसके ऊपर फिर से अटैक तो नहीं करेगा ना। विंग के अब सबके ऊपर से भरोसा उठ गया था, क्योंकि होता है ना जब आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तब आप कहीं ना कहीं आपके भरोसे डगमगाने लगते हैं। लेकिन वो इंसान विंग को नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद जब उसे तसल्ली हो जाता है कि विंग ठीक है तब वो विंग को छोड़ देता है। विंग उसे कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, आगे से मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो अल्फा विंग को नहीं जाने देता। वो विंग का हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है अकेले मत जाओ। विंग कहता है कि इट्स ओके, मैं जा सकता हूँ। वो अल्फा अब चिल्लाते हुए विंग से कहता है, मैंने कहा ना अकेले मत जाओ। विंग कहता है कि तुम मुझे छोड़ के आओ ना। वो अल्फा कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जाओगे। अब
डर से विंग की आँख पूरा काँप गया था। विंग कहता है तुम्हारे साथ। वो अल्फा कहता है अच्छा तुम ऐसे हकला क्यों रहे हो? हाँ, तुम सीधी तरह से बात नहीं कर सकते क्या? लेकिन विंग फिर से हकला रहा था। वो इंसान विंग के हाथों को पकड़ के विंग को एक रेस्टोरेंट में लेके चला जाता है। विंग कुछ नहीं कह पाता, बस उसके पीछे पीछे चलता जाता है। कहीं ना कहीं विंग को इस अल्फा के साथ एक सिक्योर महसूस हो रहा था और वो उसे ना भी नहीं कर पा रहा था। वो अल्फा विंग को एक रेस्टोरेंट पे ले जाता है। ये एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट था। वो इससे पहले कभी भी ऐसे रेस्टोरेंट पे नहीं आया था। वो उन दोनों के लिए एक रूम बुक करता है और कुछ विंग को लेके उस रूम में चला जाता है। विंग देख रहा था कि उस रूम में एक बड़ी सी टेबल लगाया हुआ है और वो रूम पूरा खाली था। वो लड़का विंग को अपने साथ उस रूम में लाता है और एक रेस्टरूम के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। वो विंग से कहता है जाओ। विंग जो कि अब तक सिर्फ मदहोश होकर सब कुछ देख रहा था, अब वो चौंक गया था। विंग कहता हाँ। वो लड़का कहता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना था, जाओ ना। विंग उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है लेकिन आपको कैसे पता चला? वो लड़का कहता है कि मुझे सब पता है, तुम जाओगे। विंग जो कि इतनी देर में इस सब कुछ में भूल ही चुका था कि उसे जोर से सुसु आया था। उसे अब याद आया और अब उसे और भी ज़्यादा सुसु आने लगा। वो तुरंत बाथरूम में चला जाता है और अपने आप को फ्रेश करने लगता है। कुछ देर बाद विंग जब बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का अभी भी बाहर विंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। विंग उसे कहता है आप अभी तक गए नहीं? कहता है कि मेरे साथ आओ। और ये कह के वो विंग के हाथों को पकड़ते हैं और उसे लेकर उस टेबल पर चला जाता है और विंग के लिए चेयर पुल करके विंग को बिठा देता है। कुछ देर बाद एक वेटर आती है और उन दोनों से वाटर लेती है। वो इंसान बिल्कुल विंग के फेवरेट फूड ही ऑर्डर दे रहा था। विंग बस चुपचाप बैठे हुए देख रहा था कि ना ही वो यहाँ स्ट्रगल कर पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके अंदर ये क्या हो रहा है। दोनों ही आमने सामने बैठे थे और दोनों ही चुप थे। दोनों के बीच में एक बहुत ही कंफर्टेबल सा साइलेंस था। ना ही विंग उस लड़के को कुछ पूछ पा रहा था और ना ही वो लड़का विंग से कोई बात कर रहा था। वो बस एक टक लगाए हुए विंग को देखे जा रहा था। विंग को इससे अजीब तो लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता, अपने नज़रें को नीचे झुका लेता है। कुछ देर बाद वो वेटर वो सारे फूड लेके आ जाते हैं एक ट्रॉली में और उन दोनों के टेबल में सब फूड को रख देती है। वो अल्फा विंग के प्लेट में सारे फूड्स को रख रहा था और उसे कह रहा था कि ये तुम्हारा फेवरेट है ना, तुम ये खाओ, ये तुम्हें अच्छा लगा क्या? कल से तुमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, पेट भर के खाओ तुम। विंग पूछता है आपको कैसे पता? वो लड़का कहता है मुझे सब पता है, तुम बस चुपचाप खाते जाओ। लेकिन विंग शायद उसके हरकतों से कुछ अजीब सा महसूस करता है। विंग कहता है मुझे नहीं खाना। वो लड़के अब गुस्से में विंग से कहता है कि तुम्हें अब बड़ा शौक है ना अपने आप को तकलीफ पहुँचाने की, आखिर तुम्हें ऐसे हालात में यहाँ आने के लिए किसने कहा? विंग चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। विंग अब सोचता है कि वो कहाँ आ गया है, उसके साथ ये होना तो नहीं लिखा था। और विंग सबसे ज़्यादा जिस बात का फिक्र कर रहा था वो था कि ये इंसान कौन है और ये विंग की इतनी केयर क्यों कर रहा है और अब तक ये अपना मास्क क्यों नहीं उतारा है। विंग कहता है कि पहले आप कौन हो ये बताओ। वो इंसान कहता है कि तुम मुझे जानते हो और मैं भी तुम्हें जानता हूँ। विंग कहता है नहीं मैं आपको नहीं जानता। वो इंसान कहता है कि तुम मुझे जानते हो बहुत ही अच्छे से। ये कह के उसने अपने मास्क को उतार दिया और अपने साथ ही साथ अपने कैप को भी उतार दिया। विंग पूरा हैरान हो गया था उस इंसान को देख के, ये कैसे हो सकता है। विंग तुरंत अपने चेयर से उठ जाता है जिस वजह से विंग को पैरों में बहुत ही तेज लगता है और विंग चीख के उठता है। वो इंसान तुरंत अपने चेयर से उठकर विंग के पैरों को देखने लगता है और कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कहाँ लगी है बताओ मुझे। विंग कहता है कि तुम कौन हो, तुम वो नहीं हो सकते। वो इंसान कहता है कि पहले मैंने पूछा कि तुम्हें कहाँ लगी है। लेकिन विंग जब नहीं बता रहा था तो वो इंसान उठ के विंग के सामने खड़ा हो गया और कहा कि तुम्हें क्या यकीन नहीं हो रहा है, बोलो। विंग कहता है कि तुम। वो इंसान कहता है कि हाँ मैं लान वांगजी, क्या तुम्हें मुझे देखकर यकीन नहीं हो रहा है? विंग नामे सिर हिला देता है। लान वांगजी उसे कहता है कि सच में मैं लान वांगजी हूँ, ये देखो। ये कह के वो विंग के हाथों को अपने गालों पे फिराने लगा। विंग तुरंत अपने हाथों को उसके गालों से हटा लिया। अब तक ये सब कुछ सपने में दिखता आया था, इसलिए विंग को लग रहा था कि ये भी सपना है। लान वांगजी जब देखता है कि विंग उससे डर रहा है और उस पर यकीन नहीं करना चाहता तो वो विंग को बैठा देता है उसके चेयर में और वो जाकर अपने चेयर में बैठ जाता है और वो जाके विंग के हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, अपने हाथों में लेता है। अब टेबल के ऊपर तो विंग के हाथ था और विंग के हाथों के ऊपर लान वांगजी का हाथ था। वांगजी उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ यकीन नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी ये मैं ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई गेम वगैरह नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं रियल हूँ। मैं इस तरह से मैं भी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ, लेकिन तुम जहाँ भी जाते हो तुम बस ट्रबल क्रिएट कर देते हो। और जब मुझे पता चला कि तुम ऐसे हालत में पड़ गए हो तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और तुम्हें बचाने के लिए आ गया। लेकिन विंग अपने आंखों को नीचे करे हुए बैठा था, ऐसा लग रहा था कि विंग को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। वांगजी अब फिर से विंग के हाथों को थोड़ा स्क्वीज करता है और उसे अपने तरफ देखने के लिए कहता है। विंग अपने आंखों को उठाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है? मुझ पर यकीन करो, मैं लान वांगजी ही हूँ। वांगजी को लगा था कि विंग उसे देखकर एक्साइटेड हो जाएगा, लेकिन विंग उससे अपोजिट जाकर वांगजी से कहता है मुझे अपने हॉस्टल वापस जाना है। वांग की आंखों में आंसू था। वांगजी विंग की आंखों को पूछता है और उसे कहता है हे प्लीज़ रो मत, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। विंग के दिल और दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन थे जो कि वो लान वांगजी से करना चाहता था, लेकिन विंग को इतना हिम्मत ही नहीं हो रहा था, या फिर यूँ कह लो कि विंग के लफ्ज़ों तक कुछ आ ही नहीं पा रहा था। विंग पूरा स्टंट हो गया था और वो पूरा जम गया था। इस वक्त वो बस अपने घर जाकर अपने बेड से शांति से सोना चाहता था और उस सारे पलों को भूल जाना चाहता था।
वही अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये लालच नहीं हो सकता, वो यहाँ कैसे आएगा, ये नहीं हो सकता, और वो मुझ जैसे इंसान के पास क्यों रहेगा और मुझे क्यों बचाएगा। लेकिन शायद वही ने ये कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल दिया था, जो कि वांग जी को सुनाई दिया। और वांग जी कहता है कि क्या अनबिलीवेबल, तुम्हें अभी तक मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है। देखो, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी और यकीन मानो, ये पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत साल से पसंद करता आया हूँ। आप विंग तुरंत शौक होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। क्या पसंद? वांग जी कहता है हाँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताने वाला था, लेकिन और शायद कभी बताने भी नहीं वाला था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। और इन सालों में तुम क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तुम फ़ोन में क्या क्या देखते थे, किसके पोस्ट पर लाइक करते थे, सब कुछ, सब एक एक पल का हिसाब मेरे पास है। वही कहता है मतलब, वांग जी कहता है कि हाँ, मतलब मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था। विंग को अब यकीन नहीं होता। उसे इतने सालों से कभी कभी महसूस होता था कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई उसे पीछा कर रहा है, लेकिन क्या ये सच था? वांग जी कहता है कि हाँ, ये सच था। मैंने अपने 2 इंसान को तुम्हारे पीछे लगाए हुए था, जो कि जब जब तुम बाहर जाते थे तब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे गार्ड बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहता था। विंग कहता है लेकिन मैं तो बहुत बार डेंजर में फंसा हूँ। वांग जी कहता है कि हाँ, उन्होंने तुम्हारी मदद ज़रूर की है, लेकिन दूर से था कि तुम्हें पता ना चले। विंग के सामने अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा था कि उसकी इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस होता था, और विंग को ऐसा महसूस होता था, मतलब कि ये सब कुछ विंग का बहम नहीं, सच था। लेकिन अब जब ये सब कुछ सच था तो विंग को यकीन क्यों नहीं हो रहा था, और विंग को तो एक्साइटमेंट फील क्यों नहीं हो रहा था। विंग तो अपने मन में 1000 बार सोचता था कि अगर ऐसा होगा तो शायद विंग एक्साइटमेंट में अपना दम ही तोड़ देगा, लेकिन आज विंग कोई रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा था। विंग को ऐसे बैठे हुए देखकर वांग जी विंग से कहता है, देखो मुझे, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे नहीं पता कंसोल कैसे किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इन कुछ सालों में मैंने सच में तुमसे प्यार किया है, और सच में, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम समझ जाओ ना। विंग बस ब्लैंकली वांग जी की तरफ हाँ किए हुए देखता रहता है। जी अब विंग के सामने आकर अपने घुटनों बैठ जाता है और विंग से कहता है, आई लव यू, क्या क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग तुरंत अपने हाथों को वांग जी के हाथों से छुड़ा लेता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है कि हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम चाहते हो और मैं भी चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। वांग जी कहता है, देखो मैंने कहा ना कि मैंने अब तक इतने सालों में तुम्हें स्टॉक किया है, मैं 3 साल से तुम्हें स्टॉक करता आया हूँ, नहीं 3 नहीं, शायद 4-5 साल से, और मैं तुम्हारी हर रग रग से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है। ये कह के विंग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। विंग ने कुछ खाना भी नहीं खाया था। विंग वहाँ से निकलकर वो किस दिशा में जाए विंग को खुद ही नहीं मालूम था। विंग फाइनली अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और जीपीएस ट्रैकर से अपने लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। कुछ देर बाद वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ वो उस ओल्ड लेडी को अपने बैग की रखवाली करने के लिए दिया था। विंग जाकर उस लेडी से अपना बैग वापस ले लेता है और उसे थैंक्स कहता है। विंग अब वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि एक तो उसके मन में डर बैठ गया था कि क्या होगा अगर वो गंदे बदमाश अल्फाज फिर से आ गए और विंग को परेशान किया तो, अगर वो लोग नहीं हुए तो कोई और दूसरे अल्फाज विंग को परेशान किया तो। इसीलिए विंग बस उस ओल्ड लेडी के बाजू में ही अपने सारे सामान को फैलाता है और वही सो जाता है। हालांकि विंग को नींद तो नहीं आ रहा था, लेकिन विंग फिर भी अपनी आंखों को बंद करके सब कुछ सोचने लगता है। उसके साथ कुछ देर पहले कितना कुछ हो गया और सब कुछ मानो बिल्कुल ड्रीम जैसा था। विंग ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था, और वो लानवांग जी, क्या वो सच में लानवांग जी था? विंग के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब विंग के दिल इतने तेज से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो अभी उसका दिल फट के बाहर आ जाएगा। विंग ने इतने टाइम तक अपने फीलिंग्स को दबा कर रखा था। जब वांग जी उसके सामने था तब भी उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब विंग को वो सारी फीलिंग्स एक ही साथ महसूस हो रहा था। वहाँ सो तो जाता है, लेकिन उसे फिर से लगता है कि उसके ऊपर फिर से कोई नज़र रखे हुए है। विंग अपने आप को एक बेडशीट की मदद से कवर कर लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह विंग उठ के वहाँ से निकल जाता है अपने हॉस्टल के लिए। वो हॉस्टल में जाता है, कुछ देर आराम करता है, फिर ड्यूटी में चला जाता है। विंग अपने ऑफिस में अब ठीक से कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने काम में बार बार गलती कर रहा था और उसे दोबारा उस काम को रिपीटेडली करना पड़ रहा था। ऐसा करते करते विंग ने पता नहीं अपने काम को कितने बार रिपीट किया, लेकिन फिर भी विंग के दिमाग ही क्लियर नहीं हो रहा था। वो विंग आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेता है और अपने हॉस्टल में आ जाता है। हॉस्टल में आने के बाद विंग को याद आता है कि उसके रूम में सारी ग्रॉसरी खत्म हो गया है, उसे ग्रॉसरी के लिए जाना है। वही लुहान अभी भी ड्यूटी पर था और लुहान ओवर ड्यूटी कर रहा था। अब तो विंग को ही अकेला जाना पड़ा। विंग जब ग्रॉसरी शॉप में पहुँचता है तो विंग को फिर से एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलता है। विंग शॉप के अंदर कुछ देख ही रहा था कि कोई अल्फ़ा विंग को उस दीवार पर पिन कर देता है। विंग शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो ये वही अल्फ़ा था जो पिछले रात विंग के सामने अपने आप को लानवांग जी बता रहा था। विंग उसे कहता है, छोड़ो मुझे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वांग जी विंग से कहता है कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं तुमसे इतने साल तुम्हें स्टॉक करता हुआ आया हूँ, तो क्या लगता है आप जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? विंग कहता है कि छोड़ो मुझे। तो अल्फ़ा कहता है कि देखो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं खुद लानवांग जी हूँ।
विंग को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी वांगजी हर वक्त विंग का पीछा करता हुआ रहता था और उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो लान वांगजी है। आज लान वांगजी का एक ब्रॉडकास्ट था। विंग अपने फ़ोन पर वांगजी के उस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था। वांगजी के सामने एक एक करके सभी सवाल पूछा जाता है और वांगजी उन सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देता है। लेकिन होस्ट एक बार वांगजी से पूछ लेता है कि क्या आपके दिल में कोई है, क्या आप किसी को पसंद करते हो। विंग के दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि अब वांगजी क्या जवाब देगा। तभी वांगजी कहता है कि फिलहाल तो मैं ये बात नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं किसी को पसंद करता हूँगा तो उसे ज़रूर पता होगा और मैं उसे खुद स्टॉक करूँगा। विंग इसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है। एग्जैक्टली वही बात वांगजी ने पिछले रात विंग को बताया था जब वो विंग को स्टॉक कर रहा था। विंग को वांगजी पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वांगजी ने कहा था कि ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं पूरी दुनिया के सामने हम दोनों के बारे में बता दूंगा। विंग कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी कहता है कि क्यों, अब तुम्हें यकीन हो गया। विंग कहता है कि फिर भी नहीं। वांगजी कहता है तो फिर ठीक है, कल मेरा एक ब्रॉडकास्ट है ना, तुम देखना। उस ब्रॉडकास्ट में मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा और सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ। विंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम वांगजी नहीं हो। लेकिन अब वांगजी ने जब कह दिया था, विंग बड़ा शौक हो गया था। ये तो एग्जैक्टली वही वर्ड था। भले ही वांगजी ने सीधी तरह से नहीं बताया था कि वो विंग का पीछा करता है, लेकिन उसने बातों ही बातों में विंग को इशारा दे दिया था, जिसके चलते विंग को पूरा भरोसा हो गया था। ब्रॉडकास्ट के बाद वांगजी विंग से फिर से मिलने आता है। विंग और वांगजी आमने सामने था। वांगजी विंग से कहता है, क्या तुम्हें यकीन हुआ। वांगजी विंग की तरफ देखकर स्मित कर रहा था। विंग अपने सिर को नीचे रखे हुए था और कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, लोग तुम्हें गलत समझेंगे। वांगजी कहता है कि कोई नहीं समझेगा क्योंकि मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ। ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है और मेरे कुछ गिने चुने लोगों को। बाकी क्या मैं दुनिया को बताता फिरूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसके बाद दुनिया फिर तुम्हें स्टॉक करने लगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। विंग वांगजी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वांगजी सीधी सीधी बात वांग से कहता है कि वो विंग को पसंद करता है और वो विंग से शादी करना चाहता है, क्योंकि अब वांगजी भी 31 का हो गया था और विंग भी 26 का हो गया था। वांगजी ने पूरे 1 साल तक विंग का पीछा किया, उसे बहुत परेशान किया। विंग हर वक्त यही कहता था कि ये नहीं हो सकता। वांगजी उसे पूछता था कि ये क्यों नहीं हो सकता है। वांगजी जानता है कि विंग वांगजी को पसंद करता है और वांगजी भी विंग को पसंद करता है, लेकिन विंग के सामने फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं था। विंग के सामने मेन प्रॉब्लम था उसका फैमिली। विंग कहता है कि देखो, मेरी फैमिली नहीं मानेगी और तुम्हारी फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हारे लाखों करोड़ों फैंस होंगे जो कि तुम्हें इस तरह से चाहता है, तो क्या तुम उन सबके साथ शादी कर लोगे। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, ना कि उन लोगों के लिए, तो ये बात तो तुम भूल ही जाओ। विंग कहता है लेकिन ठीक है, माना कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली क्या इस बात के लिए राजी होगे। वांगजी कहता है कि सब कुछ पता है उन्हें और उन्होंने ही मुझे कहा है कि तुम्हें बताने के लिए। विंग शॉक हो जाता है, क्या तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी कहता है कि बिल्कुल नहीं। विंग कहता है लेकिन मेरी फैमिली को है, मेरी पेरेंट्स इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा। वांगजी कहता है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर एक बार भरोसा तो करके देखो। लेकिन वांगजी की किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वांगजी था जो कि हाथ धोकर विंग के पीछे पड़ा हुआ था। विंग बहुत कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता था कि वांगजी कैसे गुसू तक जिनलिन थाई और जिनलिन थाई से गुसू सफ़र करता है, कैसे वो एक ही रात में फ्लाइट पकड़ कर आ जाता है। वांगजी के पास और कोई काम नहीं, या फिर वो विंग को इतना चाहता है कि विंग के लिए अपने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन विंग की भी मजबूरी था। विंग को पता था कि विंग के पेरेंट्स कभी भी नहीं मानेगा, और अगर मान भी जाए तो विंग का क्या होगा। क्या विंग इतने लायक है कि वो वांगजी जैसे इंसान के बाजू में खड़ा हो सके। विंग की तो इतनी औकात भी नहीं था कि वो विंग को देख पाए, और आज वांगजी उसके सामने आकर बार बार उसे कह रहा है कि वो विंग को पसंद करता है। विंग को सारी चीज़ बिल्कुल ड्रीमी लग रहा था, और वांगजी भी अब विंग का पीछा करते करते बिल्कुल थक गया था, क्योंकि विंग वांगजी को भाव ही नहीं दे रहा था। वांगजी के पीछे कहाँ लाखों हज़ारों लड़कियां मरते हैं, जो कि अगर वांगजी एक बार कहते तो शायद इस वर्ल्ड के सबसे रिच मैन भी वांगजी के साथ अपने बेटी का शादी कराने के लिए 2 बार नहीं सोचेगी। लेकिन विंग एक साधारण लड़का वांगजी को इतना ज़्यादा सता रहा है। वांगजी सोचता है कि सच में जब इंसान प्यार में गिरता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वांगजी एक दिन फ्रस्ट्रेटेड होकर विंग से पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम किस बात को लेकर डर रहे हो। विंग कहता है कि देखो, तुम्हारे लिए सोसाइटी क्लास ये सब कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन तुम एक बार मेरे बारे में सोचो। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, साधारण होने का हूँ, और मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ। तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम आसमां और मैं ज़मीन। मैं अगर चाहूँ तो भी मैं तुमसे वो सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। और तुम भले ही आज पैर में अंधे हो कि ये सब कुछ कह रहे हो, शायद ये तुम्हारा अट्रैक्शन होगा जो कि 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार मेरा सोचो। जब सब लोगों को ये पता चलेगा कि मैं एक साधारण लड़का हूँ, तो सब लोग मुझे क्या कहेंगे। क्या मैं तुम्हारे पास रहना भी डिजर्व करता हूँ, और तुमसे शादी तो बहुत बड़ी बात है लान वांगजी। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सपने में ही सोच सकता हूँ, हकीकत में नहीं। हकीकत सपनों से बहुत अलग है। तुम्हारे लिए शायद ये सब कुछ कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम एक बहुत ही अमीर खानदान से हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन मैं एक छोटा सा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वांगजी को गुस्सा आता है और वांगजी विंग से कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो, बिल्कुल वैसे ही फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ। भले ही आज मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी रूट को अब तक नहीं भूला हूँ। विंग कहता है कि भले चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आज तुम एक सक्सेसफुल मैन
हो और मैं कहाँ, मैं एक छोटी सी ओमेगा, और सोसाइटी, क्लास, ये सब कुछ क्या कहेगी? क्या मैं तुमसे शादी करके कभी भी तुम्हारे क्लास में फिट हो पाऊँगा? क्या मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे पाऊँगा जो तुम डिज़र्व करते हो? अगर सोच लो कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी सोच लो फाइनेंशियल हो या फिर कुछ भी हो, मुझे पता है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन बस इमेजिन अगर ऐसा कुछ भी हो तो क्या मैं तुम्हारी उस तरह से मदद कर पाऊँगा? क्योंकि मैं तो खुद ही कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा कि तुम अपने लायक किसी इंसान को ढूंढ लो और उसे शादी कर लो। वंग जी कहता है कि ये रीज़न, सच में तुम मुझे ये रीज़न दिखा रहे हो? इंसान सब कुछ सीखता है, मैं तुमसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरी सोसाइटी में फिट होना पड़ेगा, तुम वैसे ही रहना, तुम जैसे रहना चाहते हो। विंग कहता है नहीं, तुम्हारे लिए वैसा होगा, लेकिन मेरे लिए अलग है, मेरी दुनिया अलग है, मेरी क्लास, मेरी सोसाइटी अलग है। मैं बचपन से एक ऐसी सोसाइटी में बड़ा हुआ हूँ जहाँ इज्जत, क्लास, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है, और मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे किसी और लड़की के साथ देखना चाहते हो ना, सही सही, आज से तुम्हारा विश ग्रांटेड हुए विषयान। ये कह के वांग जी गुस्से से वहाँ चला जाता है। विंग को बुरा तो लगता है, विंग के दिल में भी दर्द होता है, क्योंकि विंग आज तक जिस इंसान को अपने सपने में इमेजिन करता हुआ आया था, जिस इंसान को अपने हर विश में पहले रखता था, अपनी हर प्रेयर में अपने लिए मांगा करता था, आज वो इंसान खुद विंग को अप्रोच कर रहा था, लेकिन विंग शायद इस हालत में नहीं था कि वो हाँ कर सके। विंग के दिमाग में हज़ारों बातें, हज़ारों चीज़ें चल रहा था। विंग डरा हुआ था कि ये सोसाइटी क्या विंग को एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि विंग ने देखा है बचपन से विंग को धुतकारता हुआ आया है सभी लोग, क्योंकि विंग का हाइट थोड़ा सा कम था और विंग थोड़ा सा अनहेल्दी था। अनहेल्दी मतलब विंग का फिगर थोड़ा सा पतला था, इसलिए सभी लोग विंग को चिढ़ाते हुए आते थे और विंग को बुली करते थे। और ऊपर से विंग का वो पास्ट विंग कभी भी नहीं भूलेगा। इस सब कुछ के बारे में विंग वांग जी को डिजर्व ही नहीं करता। विंग अपने रूम में चला जाता है और अपने तकिए के अंदर अपने फेस को छुपाते हुए बहुत देर तक रोता है। वो अब अपने भगवान से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। वो कहता है कि गॉड, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? हर बार आप मुझे सपने दिखाते हो, मुझे जीने के लिए उम्मीद देते हो, फिर मेरे सपने को तोड़ देते हो और मेरे जीने की उम्मीद को भी आप मुझसे छीन लेते हो। आखिर क्यों क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हो? बलि का वक्र, हर बार आपको मैं ही मिलता हूँ क्या? क्या कुछ दिन बीत गया था। अब विंग अपने घर में आया था, क्योंकि विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर चुका था और विंग के पास अब शहर में रहने का भी कोई वजह नहीं था। विंग के पेरेंट्स विंग के लिए एक लड़का देखा था। विंग अभी तक उस लड़के से मिला तो नहीं था, लेकिन विंग के पेरेंट्स ने कहा था कि अगर विंग को अच्छा लगेगा तो वो रिश्ते के बात को आगे बढ़ाएगा। और ऊपर से वो जब जब उस सिटी में रहता था, विंग को वांग जी की याद आता था और वांग जी विंग को भूलना चाहता था। इसी वजह से विंग अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अपने विलेज चला आया था। विंग ने अपने सिटी के काम को अभी तक छोड़ा तो नहीं था, वो बस कुछ दिनों के लिए आया था। अगर इस कुछ दिनों में विंग के माइंड रिफ्रेश होता है और विंग को अच्छा लगता है तो वो सिटी चला जाएगा, और अगर नहीं लगता तो वो यही रह जाएगा। यह सोच के विंग अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए पेंटिंग करने लगता है। कुछ देर पेंटिंग करने के बाद विंग अपने फ़ोन को देखता है, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। विंग उस नोटिफिकेशन को खोल के देखता है। चारों तरफ ही न्यूज़ फैल रहा था कि वांग जी किसी लड़के के साथ है और किसी लड़की के साथ एंगेज्ड है। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके चेस्ट में पेन फील होता है। विंग उस रिमार्क्स के बारे में फिर से बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने लगता है। कोई कोई कहता है कि ये बस एक र्यूमर्स है, तो कोई कोई कहता है कि वो तो सच में डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वांग जी के साथ एक लड़की को देखा गया है कुछ दिनों से। वांग जी लगातार उसके साथ चिट पे जाता है, सिनेमा देखने जाता है। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग के माइंड ने काम करते बंद कर चुका था और विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। विंग को गुस्सा आने लगा था। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने फ़ोन को उठाता है और वांग जी के नंबर को डायल कर देता है। पहली बार जब वांग जी ने फ़ोन नहीं उठाया था, विंग और भी गुस्सा हो गया और दूसरी बार वांग जी को फ़ोन किया। वांग जी का फ़ोन नंबर एक दिन वांग जी ने ही विंग के फ़ोन पर सेट कर दिया था। वांग जी ने कहा था विंग को फ़ोन करने के लिए, लेकिन विंग ने कभी भी फ़ोन नहीं किया था। और फाइनली आज विंग पहली बार वांग जी को फ़ोन कर रहा था और वांग जी फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। 2-3 बार विंग को इग्नोर करने के बाद लास्ट बार वांग जी फ़ोन उठा लेता है। वो कहता है, हेलो, कौन बोल रहे हो? विंग कहता है कि तुम्हारा मौत यू बास्टर्ड। विंग जी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो और आपको किसने मेरा नंबर दिया? विंग ने कहा कि भूल गए असोल, तुमने ही मुझे नंबर दिया था। वांग जी को अब याद आता है कि यह विंग है। विंग कहता है, वांग जी कहता है कि अरे तुम विंग। विंग कहता है कि हाँ बास्टर्ड, तुम्हें अब मेरे बारे में याद आया। वांग जी कहता है कि अरे सॉरी मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। विंग कहता है कि तुम तो कहते थे कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो फिर तुम उस लड़की के साथ कैसे, और क्या ये र्यूमर सच है? वांग जी कहता है कि उससे तुम्हें क्या, तुम्हें तो चाहते थे ना कि मैं किसी लड़की के साथ रहूं। विंग कहता है कि मैंने कहा और तुम रह भी गए, क्या किया है तुमने उस लड़की के साथ? बोलो, तुम लोग कहाँ गए हो? वांग जी कहता है कि देखो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैं जो कुछ भी कहूँ मेरा प्राइवेट लाइफ है, मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वांग जी को बहुत सारा गालियाँ बक देता है। वांग जी कहता है कि देखो, तुम मुझे ऐसे गाली नहीं दे सकते, अपना लैंग्वेज को देखो। विंग कहता है कि यू असोल, फक यू, अगर एक बार तुम आ जाओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
जी कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं आऊँ? विंग अब चुप हो जाता है। उसे अब समझ में आया कि वो वांग जी को क्यों फ़ोन किया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सीरियसली गुस्से में उसने वांग जी को फ़ोन लगा दिया। अब विंग वांग जी को क्या कहेगा? लेकिन कहीं न कहीं अब विंग की फीलिंग बहुत ही ओवरवेल्म हो चुका था और बहुत ही आगे बढ़ गया था। वो इस न्यूज़ को देखने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। वो वांग जी को कहता है, क्या तुम सच में डेट कर रहे हो? वांग जी भी अब समझ में आया कि विंग सीरियस हो गया है। वांग जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? विंग कहता है, पता नहीं। वांग जी कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे पास रहूँ? क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँ? विंग कहता है, पता नहीं। ये कह के विंग फ़ोन काट देता है। वो वॉशरूम में जाकर अपने मुंह को धोने लगता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि पता नहीं कि विंग के उस सारे छुपे हुए इमोशन जिसको विंग आज तक दबाते हुए आया था, इस एक न्यूज़ में ट्रिगर कर दिया था। विंग उस रात कुछ नहीं खाता और वही सो जाता है। अगले दिन विंग नींद से उठकर डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर जाता है खाने के लिए। तभी उसका आंखें पूरा शौक हो गया था, क्योंकि वो सोफे पर वांग जी को बैठे हुए देखता है, जो कि उसके फादर के साथ बातें कर रहा था। विंग को अपनी आंखों से विश्वास ही नहीं हो रहा। उसे लगा कि कल उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लिया है, जिसकी वजह से उसे वांग जी दिखाई दे रहा है। हालांकि वांग जी एक रात के अंदर यहाँ कैसे आ सकता है, और आएगा भी ही क्यों? वो तो किसी और लड़की के साथ है ना। लेकिन तभी विंग दिखता है कि वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक आंख मार देता है। विंग हाँ करके बस वांग जी को देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी उसे उसके फादर की वॉइस सुनाई देता है, जो कि चिल्लाते हुए वांग जी को डांट रहा था और कह रहा था कि मैंने कहा ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन वांग जी फिर भी विंग के फादर को समझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद विंग वही खड़े रह के देखता है कि उसके फादर वांग जी को अपने घर से निकाल देता है। विंग को समझ में नहीं आता, वो तुरंत अपने रूम में जाता है और फ़ोन निकालकर वांग जी को मैसेज करता है और कहता है कि क्या सच में ये तुम थे? वांग जी कहता है कि हाँ सच में था, लेकिन शायद तुम्हारे फादर को मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पावर मिलना पड़ेगा। विंग कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे? वांग जी कहता है कि तुम्हें तो कल कहा था कि मैं तुम्हारे फादर से बात करूँ। विंग अब तुरंत वांग जी को फ़ोन लगा देता है और उसे कहता है कि क्या तुमने उस बात को सीरियसली ले लिया था? वांग जी कहता है कि हाँ, तुमने सीरियसली तो बोला था। विंग कहता है कि वो नहीं मानेंगे, मैंने तुमसे कहा था ना, और मैं अब तक बस इसीलिए चुप था। वांग जी कहता है, तो क्या अगर मैं तुम्हारे फादर को मना लूँ तो तुम हाँ कर दोगे? विंग के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वांग जी लगातार ट्राई करता रहता है और विंग के फादर के पास आके हर वक्त विंग के लिए अपने रिश्ते का प्रपोजल देता है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वांग जी उनके फादर के पैरों में गिर गया, लेकिन फिर भी विंग के फादर नहीं माने। उसे बस ये था कि वो कैसे एक ऐसे इंसान के साथ अपने बेटे को दे सकता है जो कि उसके लेवल का भी नहीं है, क्योंकि अक्सर इस ऐसे रिश्ते में ही बहुत ही मनमिलाव होता है और कुछ दिन बाद रिश्ता टूट जाता है। वो अपने बेटे को ऐसे फ्यूचर तो नहीं दे सकते थे। वो हर बार वांग जी वहाँ आता है और विंग के फादर वांग जी को धुतकार के वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद विंग के फादर विंग से पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को पसंद करते हो? विंग कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सिर हिला देता है। विंग के ब्रदर जियांग चैंग कहता है कि फादर मैं जानता हूँ वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, क्या आप एक बार के लिए नहीं सोच सकते? लेकिन विंग के फादर जिद पे अड़े हुए था कि वो नहीं देना चाहता। कुछ दिन बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं, वो अपने आप को वांग जी के पेरेंट्स बताते हैं और वो लोग आके विंग के फादर के साथ बात करते हैं। विंग ऊपर खड़े हुए सभी कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद विंग देखा कि वांग जी के पेरेंट्स विंग के फादर के पैरों में गिर रहे थे, लेकिन वांग जी के फादर ने उन लोगों को तुरंत वहाँ से उठा दिया और कह रहा था कि आप ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन वांग जी के पेरेंट्स ने कहा कि देखिए, हमें अपने बेटे की खुशी चाहिए और मुझे पता है कि आपके बेटे की खुशी भी मेरे बेटे में है। आप क्यों इस रिश्ते से मुकर रहे हैं? आप एक बार उन लोगों को चांस तो देके देखिए। आप एक बार मेरे बेटे से अच्छे से बात कीजिए, उसे मिलकर देखिए। अगर उसके बाद भी आपको लगा कि आपके बेटे के लिए मेरा बेटा सही नहीं है, तो फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे। विंग के फादर अब उन लोगों के मुंह को नहीं फिरा सकता था, इसलिए हाँ कह देता है। कुछ दिन के बाद वांग जी अक्सर विंग के फैमिली में आया करता था। विंग के फादर को भी अब धीरे धीरे वांग जी अच्छा लगने लगा था। उन्होंने वांग जी के सारे खूबियाँ, सारे अच्छे गुणों को नोटिस किया और सोचा कि उसके बेटे के लिए शायद यही इंसान ही परफेक्ट होगा। उन्होंने वांग जी और विंग के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। वांग जी तो उस दिन बहुत ही खुश था। वांग जी ने कहा था कि वो ग्रैंड वेडिंग करना चाहता है, लेकिन विंग ने मना कर दिया था। विंग ने कहा था कि वो बस एक सिंपल कोर्ट मैरिज चाहता है। ग्रैंड वेडिंग वो लोग उस दिन करेंगे जिस दिन विंग वांग जी के लेवल पर आ जाएगा। वांग जी के लिए बस यही बड़ी बात था कि विंग ने हाँ कर दिया, बाकी चाहे वो लोग कैसे भी मैरिज करें, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब विंग वांग जी के साथ वांग जी के घर पे ही शिफ्ट हो गया था, लेकिन विंग अब तक अपने काम को नहीं छोड़ा था। विंग मॉडलिंग करियर पे फोकस करना चाहता था, लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे। वांग जी ने विंग से हेल्प के लिए ऑफर किया था, लेकिन विंग एक खुदगर्ज लड़का था और वो अपने आप सब कुछ करना चाहता था। वो वांग जी को हेल्प के लिए मना कर देता है, लेकिन वांग जी भी कहाँ मानने वाला था। वांग जी छुपके से विंग की हेल्प करता है और आज देखते ही देखते विंग एक बड़े मॉडल बन गया था। भले ही वांग जी के लेवल का नहीं, लेकिन विंग ने इतना नाम तो कमा लिया था कि वो वांग जी के पास खड़े हो सके। इतने टाइम तक विंग और वांग जी ने अपने मैरिज को सीक्रेट रखा था। वही अपने मैरिज को जिस दिन रिवील करने वाले थे, वांग जी ने मन ही मन कुछ सोच लिया था। आज फाइनली वांग जी अपने स्टेज पर था और अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के बाद वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि वो सबके साथ कुछ शेयर करना चाहता है। वो विंग को स्टेज पर बुलाता है और विंग के साथ अपने हाथ को इंटरवाइन करके सबसे विंग के इंट्रोड्यूस कराता है कि विंग उसका पार्टनर है। वो दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ मैरिड है और आज अपने रिश्ते को पब्लिक कर रहा है।
बहुत सारे ओमेगा और लड़कियों का दिल टूट गया था। यहाँ तक कि कई सारे लड़के का भी दिल टूट गया था, क्योंकि इन 2 सालों में विंग ने बहुत ही ज़्यादा नाम कमा लिया था और विंग और भी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो गया था दिखने में। इसके बाद कई सारे अल्फा विंग के ऊपर मरते थे, तो कई सारे ओमेगा और लड़कियाँ वांगजी के ऊपर। सभी ने सोच रखा था कि वो वांगजी के साथ मैरिज करेगा, लेकिन वांगजी ने अपना मैरिज रिवील करके सबके दिलों को तोड़ दिया था। उस दिन वांगजी एक बड़ा स्टेप लेता है और एक अनाउंसमेंट करता है, जिसके बाद विंग भी दंग रह गया था। वांगजी फाइनली अपने काम से रिटायर लेता है। वांगजी ने इन दिनों में अपने दम पर अपने कई सारे बिजनेस स्टार्ट किया था। वांगजी अब अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहता था और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर होना चाहता था। वही विंग अपना मॉडलिंग करियर परसू करना चाहता था। विंग वांगजी से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, अब से मैं अपना फुल टाइम अपने फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मैरिज के बाद अपने फैमिली के साथ अपना टाइम बिताना चाहता हूँ। भले ही आप सभी यूनिकॉर्न मेरे दिल में रहोगे, लेकिन मैं कभी कभार आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस भी कर लिया करूँगा, लेकिन आपसे मैं यूनिक ब्रांड का हिस्सा नहीं हूँ। सभी लोगों की आंखों में आज आंसू थे। कोई कोई वांगजी को सपोर्ट कर रहा था तो कोई कोई गालियां दे रहा था, लेकिन वांगजी अब अपने सारे फैसलों को लेकर बहुत ही ज़्यादा श्योर था और वो उसने सोच समझ के ही इन फैसलों को लिया था, जिसके बाद वांगजी का पछताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। रात को विंग और वांगजी दोनों सोए हुए थे। विंग वांगजी के चेस्ट में अपना सिर रखे हुए सोया हुआ था और वांगजी विंग के हाथों को लेकर किस किए जा रहा था। विंग कहता है कि ये सब कुछ कितना फ़नी था ना, हम लोगों ने एक दूसरे को कितने ज़्यादा प्यार किया, हम दोनों एक दूसरे से मिले, फिर बिछड़े, फिर मिले, और अब देखो हम दोनों पब्लिकली हस्बैंड वाइफ है। शायद हम दोनों की तकदीर में एक होना ही लिखा था। मैं अपने तकदीर से भाग रहा था, लेकिन देखो मेरी तकदीर मुझे घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लेकर आया है। वांगजी कहता है कि वो तो शुक्रिया मेरा अदा करो कि मैं हार नहीं माना और पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागता रहा। अगर मेरी जगह कोई और अल्फा होता तो शायद हम दोनों की कहानी पूरा होने से रहा था। विंग स्माइल करता है और वांगजी के गालों पे किस करके हुए कहता है कि सच में आई लव यू। वांगजी भी विंग को कहता है कि आई लव यू मोर, और फिर दोनों एक दूसरे को हक किए हुए सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद विंग को कुछ याद आता है और वो तुरंत उठ के वांगजी से कहता है लंजा लंजा। वांगजी सो गया था। विंग फिर से वांगजी को उठाता है। वांगजी कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कि लंजा मेरे दिमाग में अभी एक बात आया, ओ माय गॉड मैं इतने टाइम से ये बात सोची क्यों नहीं पाया। लंजा तुमने मुझे कहाँ देखा था और तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ था। वांगजी विंग को अपने बाहों में भर लेता है और कहता है कि ओ तो तुम्हें इस बारे में जानना है तो फिर सुनो, मैं तुमसे प्यार में तब गिरा था जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था। विंग कहता है लेकिन कहाँ। वांगजी कहता है कि चिनलिन थाई में, जब तुम अपनी स्टडी कर रहे थे तब मैंने एक दिन एक एम्प्टी स्ट्रीट में तुम्हें देखा था। वो सड़क पूरा खाली था और बहुत ही खूबसूरत था, हर जगह फ़ोटो खींचा जा सकता था। मैं सीक्रेटली वहाँ गया था, किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। मैं बस फ्रेश एयर ले रहा था कि तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। जब मैंने उस तरफ देखा तो एक लड़का फ़ोटो खींच रहा था और दूसरा लड़का पोज दे रहा था। मेरी आंखें तुरंत उस लड़के पर ठहर गया जो कि पोज दे रहा था, और वो कोई और नहीं तुम थे। विंग कहता है क्या इसका मतलब कब। वांगजी उसे बताता है कि वो टाइम जो दोपहर था और दोनों फ़ोटो खींच रहे थे। वहाँ तकरीब 3 लड़के थे, तीनों ही ओमेगा थे। विंग को तब याद आता है कि हाँ ये तो वही दिन है जिस दिन उस दिन उसके फ्रेंड्स वे निंग, नी होसांग और विंग तीनों मिलकर घूमने के लिए गए थे, और वो जगह बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो तीनों बस फ़ोटो खींच रहे थे। लेकिन क्या लंजा ने उस वक्त तो इनको पहली बार देखा था। विंग ने तो लंजा को नहीं देखा। लंजा कहता है कि विंग उसे देखेगा क्यों, क्योंकि विंग जिस घर के बाहर फ़ोटो खिंचवा रहा था और जिस कार में बैठे हुए फ़ोटो खिंचवा रहा था, वो कार और वो घर दोनों ही लंजा का था, और लंजा ऊपर से विंग को देख रहा था। विंग को अब समझ में आया, और फिर वांगजी ने कहा कि दूसरी बार उसने विंग को तब देखा था जब वो एक बुद्धा टेम्पल पर गया था, और तीसरी बार चिंगहे के शॉपिंग मॉल में। विंग कहता है क्या इतनी बार तुमने मुझे देखा लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हें नोटिस नहीं किया। तब वांगजी कहता है कि तुम मुझे नोटिस कैसे करोगे, तुम तो उस वक्त अपने दुनिया में मस्त थे, और मैं हर बार तुम्हें देखता गया। तब मुझे तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन सा फील हुआ। फिर मुझे जब ये लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये मेरी तकदीर है, तब मैं तुम्हें फॉलो करना शुरू किया और तुम्हारे बारे में डिटेल्स निकलवाया। तब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला, और फिर मैंने 2 लोगों को हायर किया था कि वो हर वक्त तुम पर नज़र रखें, और उसके बाद से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ तुम्हें स्टॉक करता हुआ। विंग स्माइल करता है और कहता है कि तो तब तो तुम मेरे सामने आ सकते थे। वांगजी कहता है क्या जब मैं तुम्हारे पास गया था तुमने मुझे यकीन किया था। विंग नाम में सिर हिला दिया। वांगजी पूछता है तो तुम कब तब कैसे यकीन करते। विंग कहता है कि छोड़ो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं ना। वांगजी कहता है हाँ, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए सो गए। वांगजी कहता है कि मैंने जितना तुम्हारे बारे में पता किया और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, और मुझे तुमसे बेस्ट कोई नहीं मिल सकता। ये कह के हुए वांगजी विंग को हक किए फिर से सो गया। वांगजी के सोने के बाद विंग अपना आंखें खोलता है और वो कुछ अजीब सा बिहेव करता है। विंग एक इविल सा स्मीक करता है और अपने मन में सोचता है अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, चलो ठीक है, तुम जितना मेरे पास से मेरे ट्रू सेल्फ से अनजान रहोगे
तुम्हारे लिए बस उतना ही अच्छा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि मुझे वो सारी खुशी मिल पाए तुमसे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं अपनी सारी सच्चाई तुमसे छुपा पाऊँ। तुम मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे। ये करके विंग उसी इवल स्नेक के साथ कुछ देर वांग जी को देखता है और फिर उसे हक करके सो जाता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको स्टोरी? मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रही हूँ इस कहानी को शेयर करके। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहिए था, लेकिन उससे कहानी और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता और ये बस टू शॉर्ट था। मैं इससे ज़्यादा और शेयर नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को इसका सीज़न 2 चाहिए या फिर विंग के साथ आगे क्या होगा और उसके पास्ट में ऐसा क्या है, ये सब तो आप लोगों को सीज़न 2 में ही पता चलेगा। अगर सीज़न 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए सीज़न 2 ला दूँगा। हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। अच्छी बुरी चाहे जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सभी अपना अपना ख्याल रखना।